अस्सलामु अलैकुम नादरीन ग्रामी, फिलिप एटगन्स अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी आर्मस्ट्रांग के साथ गाड़ी में जा रहा था। ये मिकी कोबरा गैंग के साथ ताल्लुक़ रखता था। शिकागो शहर में बेशुमार गैंग्स हैं। मिकी कोबरा उन गैंग्स में से एक गैंग था और फिलिप एटगन्स इस गैंग का एक छोटा सा पुर्जा था। ये 15 दिसंबर 1993 की रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सफ़र कर रहा था कि अचानक इसकी गाड़ी पर हमला हो गया और फिलिप मारा गया। स्टेसी आर्मस्ट्रांग भी जख्मी हो गई। पुलिस आई, फिलिप की लाश उठाई और स्टेसी आर्मस्ट्रांग को अस्पताल पहुंचाया और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने स्टेसी को शहर के तमाम गैंगस्टर्स की तस्वीर दिखाई। स्टेसी ने उनमें से एक शख्स को शनाख्त कर लिया। स्टेसी का कहना था कि यह शख्स हमलावर जैसा दिखाई देता है। उस शख्स का नाम रोंडेल सैंडर्स था। वो स्याह फाम था और पुलिस उसे अक्सर छोटे मोटे जराइम में बुलाती रहती थी। पुलिस ने 14 जनवरी 1994 को रोंडेल सैंडर्स को गिरफ्तार कर लिया। रोंडेल ने कत्ल से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मैं कत्ल की रात मौका वारदात से बहुत दूर बैठा था, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने उसका मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने स्टेसी समेत आधे दर्जन गवाह जमा कर लिए। गवाहों में हैदलट नाम का एक गैंगस्टर भी शामिल था। हैदलट ने गवाही दे दी। पुलिस ने मुकदमा अदालत में पेश कर दिया। जज ने गवाहों की गवाही और पुलिस की तफ्तीश की रोशनी में जनवरी 1995 में सैंडर्स को 80 साल कैद की सज़ा सुना दी। रोंडेल की उम्र उस वक़्त 30 साल थी। वो शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे थे। उसने फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन बदकिस्मती से अपील खारिज हो गई, जिसके बाद रोंडेल था, जेल थी और ज़िंदगी के बेकैफ दिन और रात थे। मुजरिम ने अब पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारनी थी। नाज़रीन, रोंडेल के पास 2 ऑप्शन थे। ये किस्मत के लिखे को मानकर खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ देता या फिर ये इंसाफ के लिए फ़ाइट करता। रोंडेल फाइटर था, लिहाजा ये डट गया और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसका फैसला अच्छा था, लेकिन कानून से लड़ने के लिए कानूनदानों की ज़रूरत होती है और उसे वकीलों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। रोंडेल का ख्याल था कि वकीलों को सिर्फ फीस से गरज होती है। ये लोगों को सिर्फ कानून की नज़र से ही देखते हैं। अगर कानून किसी को मुजरिम समझ रहा है तो वो शख्स मुजरिम है, ख्वाह वो कितना ही मासूम क्यों ना हो। और अगर किसी शख्स को कानून ने बेगुनाह करार दे दिया है, फिर भले वो शख्स खोपड़ियों के मीनार बनाए या हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरा दे, तो वो हीरो है। रोंडेल समझता था कि वकीलों के पास दर्जनों केस होते हैं, ये हर केस को तवज्जो नहीं दे सकते, और वो ये भी समझता था कि वकील सुस्त होते हैं, ये मोकल के लिए ज़्यादा काम नहीं करते। मसलन उसका ख्याल था कि अगर उसका वकील हैदलट और स्टेसी पर जिरा करता तो वो लोग यकीनन झूठे साबित हो सकते थे, लेकिन वकील ने उन पर तवज्जो नहीं दी। रोंडेल ने सोचा कि अगर मैंने इंसाफ लेना है तो फिर मुझे अपना केस खुद लड़ना होगा, लेकिन केस लड़ने के लिए कानून की तालीम ज़रूरी थी और वो स्कूल से भागा हुआ था। वो कई दिन सोचता रहा, यहाँ तक कि उसने जेल में रहते हुए कानून की तालीम हासिल करने का फ़ैसला कर लिया। उसने वालिदैन से कानून की किताबें फराहम करने की दरख्वास्त की। वालिदैन गरीब और किताबें बहुत महंगी थीं, लेकिन वालिदैन ने उसके बावजूद $1000 जमा किए, कानून की किताबें खरीदी और ये किताबें रोंडेल तक पहुँचा दी। उसने खुद को मुताले के लिए वक्फ कर दिया। वो हफ्ते में 7 दिन 11-11 घंटे पढ़ता था। उसने वालिदैन, बीवी और बच्चों को भी अपनी मुलाकात तक से भी रोक दिया। वो मुसलसल पढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो पूरा कानून गोलकर पी गया। उसने जेल से कानून के इम्तिहान भी दिए और वो ये इम्तिहान भी इम्तियाजी नंबरों से पास कर गया। रोंडेल ने 8 साल कानून की किताबें पढ़ी। वो कानून समझ गया था। उसने 2003 में अपनी पिटीशन तैयार की और ये पिटीशन अपील कोर्ट में भिजवा दी, और वो अगले 3 साल अपील कोर्ट को पिटीशन की दरख्वास्त की मंजूरी देता रहा। उसने बिलाखिर अदालत को कायल कर लिया कि मुकदमे का अहम तरीन गवाह यानी हैदलट झूठ बोल रहा था और वकला ने जानबूझकर उस झूठ का पर्दाफाश नहीं किया था। अपील कोर्ट ने 2006 में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। ये समाअत 2008 तक चली। रोंडेल ने 2 बरसों में साबित कर दिया कि गवाह हैदलट ने पुलिस के दबाव में आकर गवाही दी थी और वह झूठा था। इब्तदाई समातों में अपने झूठ का इतराफ़ भी कर चुका था,
لیکن پولیس اور سرکاری وکلا نے جان بوجھ کر اس کے اعتراف کو کیس کا حصہ نہیں بنایا تھا۔ اپیل کورٹ نے رونڈیل کا موقف تسلیم کر لیا اور مقدمہ دوبارہ ٹرائل کورٹ کے سپرد کر دیا۔ ٹرائل کورٹ نے رونڈیل کا کیس کھولا اور اکتوبر 2010 کو عرصے نو سماعت شروع کر دی۔ رونڈیل نے اپنا مقدمہ خود لڑنا شروع کر دیا۔ یہ کیس اب میڈیا میں بھی آنے لگا۔ شکاگو یونیورسٹی کے لا ڈپارٹمنٹ نے بے گناہ مجرموں کی مدد کے لیے خصوصی شعبہ بنا رکھا ہے۔ رونڈیل کیس کی خبریں یونیورسٹی تک پہنچی۔ یونیورسٹی نے رونڈیل کی قانونی معاونت کا فیصلہ کر لیا اور یوں رونڈیل کو مفت میں شاندار وکیل مل گیا۔ یونیورسٹی کے وکلا 2011 میں عدالت میں پیش ہونے لگے اور رونڈیل نے 2013 میں شکاگو پولیس کے خلاف بھی کیس دائر کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ پولیس نے مجھے پھنسانے کے لیے جعلی شواہد بنائے، گواہ خریدے اور میرے مقدمے سے اہم ترین دستاویزات بھی نکال لیے۔ عدالت نے یہ کیس بھی سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ مقدمہ چلتا رہا یہاں تک کہ ٹرائل کورٹ نے 22 جولائی 2014 کو ہیزلٹ کو جھوٹا گواہ اور رونڈیل کو قتل کی رات جائے وقوع سے دور تسلیم کر لیا اور اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ رونڈیل 20 سال بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ وہ جیل سے باہر نکلا تو دنیا بدل چکی تھی۔ وہ جب گرفتار ہوا تھا تو امریکہ بھر میں لینڈ لائن ٹیلی فون تھے۔ وہ واپس آیا تو دنیا ٹچ سکرین تک پہنچ چکی تھی۔ وہ جیل گیا تو لوگ گھروں میں کھانا تیار کرتے تھے۔ وہ واپس آیا تو ملک بھر میں جنک فوڈ کا کلچر آ چکا تھا۔ لوگ آرڈر کرتے ہیں، ڈیلیوری بوائے گھر کے دروازے پر خوراک ڈیلیور کر جاتے ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیز ہماری کاوشوں کا صلہ ویڈیو کو لائک کرنے کی صورت میں ضرور دیا کریں۔ وہ جب اندر گیا تھا تو لوگ پرسنل کمپیوٹر استعمال کرتے تھے۔ کمپیوٹر کی سکرین بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی، پرنٹر نہ ہونے کے برابر تھے۔ جب وہ واپس آیا تو پرسنل کمپیوٹر لیپ ٹاپ ٹیبلٹ سے ہوتے ہوئے سمارٹ فون تک آ چکے تھے۔ وہ جیل گیا تو انٹرنیٹ صرف سرکاری اداروں میں استعمال ہوتا تھا، اور وہ جب واپس آیا تو پوری دنیا وائی فائی سے جڑ چکی تھی۔ 28 ستمبر 2018 کو عدالت نے اس کے دوسرے مقدمے کا بھی فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے رونڈیل کے 20 سال برباد کرنے کے جرم میں شکاگو پولیس کو $15 ملین کا جرمانہ کر دیا۔ یہ رقم پاکستانی 1.5 ارب روپے بنتی ہے۔ رونڈیل عدالت سے نکلا اور فٹ پاتھ پر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس فیصلے پر کہکا لگائے یا پھر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ امید ہے دوستوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔